हाँ, तो जो अपनी पॉलिटिकल साइंस है इंडियन पॉलिटी, स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट ज़बरदस्त तरीके से कर लिया। चैप्टर नंबर सेकंड भी बहुत बड़ा है, तो मैंने सोचा इसे कैप्सूल तैयार कर दिया। हालांकि अपने पढ़ तो बहुत अच्छे से रख रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया इसको, लेकिन इसका कैप्सूल जरूर देख के जाना आप। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक दल में प्रभुत्व के दौर, इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए, उनमें से आने के चांस पूरे हैं। जैसे कि एक तो बड़ा सा क्वेश्चन जो हालांकि अपने नोट्स में तो ऐड कर रखा है कि भारतीय राजनीति में 1952 से 1966 के युग को एक दल के प्रभुत्व का दौर कहकर पुकारा जाता है। क्या आप इस कथन सहमत हैं? किन्हीं चार कारकों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने इस प्रभुत्व को बनाए रखने में हेल्प करी है, सहायता करी है। या फिर भारत के पहले 3 जो आम चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के किन्हीं 4 कारणों को स्पष्ट कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स खैर पढ़ गए, समझ गए इंग्लिश में भी। एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स, या फिर 4 फैक्टर कर लेना, यहाँ पर भी 4 फैक्टर करेंगे, 3 नहीं, ठीक है। 4 फैक्टर, कोई भी 4 फैक्टर अगर आपसे पूछे ना, इससे बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं शॉर्ट में, तो ज़बरदस्त तरीके से पढ़ लेंगे। पहली बात, थोड़ा सा स्टेटमेंट अपन मॉडिफाई करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस का वर्चस्व लगातार 3 दशकों तक कायम रहा, ठीक है। पहला, फर्स्ट जो 3 चुनाव हुए थे उसमें संसद की 492 सीट्स में से कांग्रेस ने 1952 364 सीट प्राप्त की थी, 1952 की बात करें अपन। फिर 57 की अगर अपन बात करें तो 57 के अंदर 371 सीट, और 1962 के अंदर 361 सीट प्राप्त की थी कांग्रेस ने, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये, कुछ फैक्ट भी डाल दिया आपने और पॉइंट भी अच्छा बन गया, ठीक है। और इस काल में केरल के जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार, सिर्फ आपने पढ़ा भी था कि केरल के अंदर जो है कांग्रेस की पार्टी नहीं जीत पाई थी, बाकी सब जगह कांग्रेस जीती। तो ये आपने इंग्लिश में भी सेम ही है कि इन द फर्स्ट रिकरेंट इलेक्शन 490 सीट्स से पार्लियामेंट, कांग्रेस वन 364 इन 1952 और 371 इन 1957 और 361 इन 1962। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कांग्रेस गवर्नमेंट वर फॉर्म्ड इन ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट केरला एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपना। फिर है 4 कारण, अब लिखेंगे अपन 4 रीजंस। कौन कौन 4 कारण है? पहला, कांग्रेस पार्टी में देश के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था, मतलब सभी जगह ऑल सेक्शन ऑफ कंट्री वर रिप्रेजेंटेड इन द कांग्रेस पार्टी। हर कोई कांग्रेस चाहता था, हर जगह इनकी मतलब रिप्रेजेंटेटिव होता था, बंदा जीतता था। और कांग्रेस पार्टी उदारवादी, उग्रवादी, दक्षिणपंथी, साम्यवादी, मध्यम वर्गीय नेताओं को एक मतलब सबको मिला के, मतलब सभी की बात करने वाला, यानी कि इट अकोमोडेट द रिवोल्यूशनरी एंड पैसिफिक, कंजर्वेटिव एंड रेडियल, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट एंड द राइट, लेफ्ट एंड ऑल, मतलब शेड्स ऑफ सेंटर, सबको अपने साथ में लेके चलने वाली पार्टी थी। यही मेन कारण था। और दूसरा आप समझते ही हो, कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई, ऐसे लाइक जादूगर, ठीक है, लोकप्रिय नेता थे। तो जवाहरलाल नेहरू इन कांग्रेस वॉज द मोस्ट चाइल्डमस्ट एंड पॉपुलर लीडर ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स। ये भी एक कारण था। और तीसरा, कांग्रेस पार्टी को स्वतंत्रता संग्राम के वारिस के रूप में देखा गया था। स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब क्योंकि जो स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे वो सब के सब कांग्रेस पार्टी में आ गए, क्योंकि उस टाइम पर एक ही पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी, तो वो भी एक इनको हेल्प हो गई, ठीक है, ओके। और चौथा है कांग्रेस गठबंधनी स्वभाव के कारण, हाँ बिल्कुल, कांग्रेस है ना वो थोड़ी अलायंस या मतलब कि सबसे थोड़ी है ना, कह सकते हैं, हाँ, कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन नेचर था इसका। ये कोलिशन गवर्नमेंट बना, मतलब गठबंधन, हर किसी छोटी पार्टी से मिलकर सरकार बनाना, हर किसी की रेस्पेक्ट करना, ये बड़ा कारण था, इसकी थोड़ी नेचर ऐसा था। तो इस कारण विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी, और इससे कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यम मार्ग की पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। और इससे दूसरी जो पार्टियां थी उनको कोई ऑप्शन नहीं मिला। भाई सेकंड कोई पार्टी क्यों बनेगी? अपन सेकंड ऑप्शन की तरफ कब जाते हैं? जब हमारे जो जिस ऑप्शन में जी रहे हैं वो ऑप्शन अगर हमसे मतलब दगा कर ले, या फिर कुछ हमारे साथ में धोखा कर ले, या सही से काम नहीं करे, तो हम सेकंड ऑप्शन में जाते हैं। वरना तो एक ही पार्टी काम करेगी, अच्छा काम करेगी, तो हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो ये सब कारण हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम आम चुनाव देश के लोकतांत्रिक इतिहास में किस प्रकार मील का पत्थर जो है साबित हुआ, उल्लेख कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ डिड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 इन इंडिया प्रूव टू बी ए माइलस्टोन इन द डेमोक्रेटिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इलुसिडेट। इसका वर्णन कीजिए, उल्लेख कीजिए, ठीक है, डिस्क्राइब कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा था। मैंने आपको जबरदस्त उसमें चैप्टर पढ़ा रखा है। तथा आखिरकार अक्टूबर सन 1951 से फरवरी 1952 तक चुनाव हुए,
ठीक है, एक बार तो रोका गया, उसके बाद में इस डेट को फिर इलेक्शन फिर से हुए। फिर इस चुनाव को सन 1952 का चुनाव भी कहा जाता है, ठीक है, इस इलेक्शन को 1952 का इलेक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि देश के अधिकतर भागों में मतदान है वो 1952 में हुए थे उस टाइम पर। और चुनाव अभियान, मतदान, मतगणना में कुल 6 महीने का टाइम लगा था टोटल, ये तो जानते होंगे आप। यानी वोट कर चुनाव का अभियान, कैंपेन चलाने में, मतदान इलेक्शन कराने में, मतगणना जो वोट काउंटिंग करनी है उन सब में कुल मिला के 6 महीने का टाइम लग गया था। चुनाव में औसतन प्रत्येक सीट के लिए 4 उम्मीदवार, कितने, 4, ये भी ध्यान रखना। 4 कैंडिडेट्स जो हैं वो एक एवरेज अपन कह सकते हैं कि उस पर खड़े हुए बंदे, और लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक मतदान के दिन अपना वोट डाला था, लगभग मतलब ऐसा मान लीजिए 50% प्लस लोगों ने वोट भी किया था। बहुत अच्छी बात है, सबसे पहली बार इलेक्शन होना और लोगों का रुझान इस तरह होना कि लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को अपनाने के लिए 50% प्लस चुनाव कर देना, विश्व के सामने एक बहुत बड़ी कहते हैं ना मील का पत्थर ही साबित हुई, माइलस्टोन एक तरीके से कहा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और लिखेंगे इसके बारे में, हालांकि 1-2 लाइन आपसे याद नहीं भी होती छूट जाए चल जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट में आ जाएगा क्वेश्चन में से। चुनाव के परिणाम घोषित होने पर पराजित होने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। अब जैसे जो हारे थे ना, उन्होंने भी कहा था बिल्कुल भाई हम हार गए लेकिन चुनाव सही हुआ था। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइजी के बेस पे बताया, भी बड़ी चीज़ है और सक्सेसफुल। वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था। आपने पहले पढ़ा था ना कि जब इंडिया ने एडल्ट फ्रेंचाइजी स्कीम बिठाया था कि भाई वोट कर सकते हैं इस 18 से ऊपर वाले, जैसे आप भी अपन है कि 18 से ऊपर वाले वोट कर सकते हैं, ये सब सिस्टम बिठाया था। महिलाएं भी वोट कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, ये सब। लेकिन सभी ने इसका विरोध किया था कि नहीं, देखना नहीं, इंडिया सक्सेस नहीं होगा, ये जो सिस्टम करे, ये वोट डलवाना, ये सब सिस्टम सही नहीं होगा। लेकिन सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया, क्योंकि हारने वालों ने भी कहा था कि बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हैं, बिल्कुल सही चुनाव हुए हैं। तो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों में उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार की शुरुआत को इस देश के लिए खतरे का सौदा मान रहे थे। ये वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी थी कि उन आलोचकों का, वो जो क्रिटिसाइज करते थे लोग, इसका अपोज करते थे, उनका सबका मुंह बंद हो गया है आज। ठीक है, और देश के बाहर भी जो भी लोग, सभी हैरान है कि यार इंडिया जैसा, जहाँ पर लोग अभी पढ़े लिखे ही नहीं है, इतनी फैसिलिटी भी नहीं है, फिर भी पहली बार डेमोक्रेसी के लिए जो इलेक्शन हो रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से सभी ने अच्छे से हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी लिखा कि ये बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र का सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। इस प्रकार 1952 का जो चुनाव है वो दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। 1950 का जनरल इलेक्शन बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद करना इसको। फिर है भारत में मतदान के 2 तरीके आपको बताइए इंडिया में। मेंशन द 2 मेथड्स ऑफ वोटिंग इन इंडिया, एक तो बैलेट पेपर द्वारा और एक होता है ईवीएम, जो 8% ईवीएम चल रहा है। बैलेट पेपर द्वारा इसमें क्या होता था कि इसमें एक कागज़ का छपा हुआ प्रपत्र मतदाता को दिया जाता था, छपा हुआ कागज़, जिसमें जो कैंडिडेट होता था, उम्मीदवार जो होता था, उसका नाम और उसके चुनाव का चिन्ह होता था उस कागज़ में। ठीक है, और मतदाता जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहता है उसके खाने में मोहर लगाकर बैलेट पेपर को बॉक्स में डाल देता था। बस एक मोहर लगा दी और जिसमें बॉक्स में डालना वो डाल दिया। अब आगे ईवीएम, इसमें स्विच दबाना है। तो वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये ईवीएम की फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। इसके माध्यम से चुनाव होते हैं जिनमें उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर वोट डाला जाता है। एक छोटा सा रेड साइन में बीप की आवाज़ आ जाती है और वो जो रेड है वो मतलब जल जाता है, जैसा मान लीजिए वोट आपका सक्सेस हो गया। ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा आ सकता है कहीं पर भी। अगला है, क्या एकल पार्टी प्रभुत्व। अपन ने पढ़ा कि शुरू स्टार्टिंग में कांग्रेस जीतती आ रही थी 3 दशक तक, 30-40 सालों तक। तो क्या एकल पार्टी जो जीत रही है, एक ही पार्टी का जीतना, क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक क्षेत्र पर खराब असर हुआ? डिड द प्रेवलेंस ऑफ ए वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम अफेक्ट एडवर्सली द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स? अब हम भी जानते हैं कि किसी भी देश के अंदर कोई एक ही पार्टी अगर हो तो फिर वो सिस्टम तो गलत है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर सभी तरह के लोगों को साथ लेके चल रही थी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो एक पार्टी का होना वैसे गलत है, अगर वो वहाँ पर तानाशाही सिस्टम कर रही हो तो गलत है, या छोटी पार्टियों को दबा दिया जाता हो तो बात अलग है। बाकी इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। थोड़ा सा ऐसा लिखना, बाकी अपन को अच्छाई पर चलना है कि यह कथन सत्य है कि प्राय एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का राजनीति के लोकतांत्रिक पर खराब असर पड़ता है। ये बात तो सही है, यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन क्योंकि इस कारण कोई भी, पहले कारण बताना है कि ये खराब है तो क्यों खराब है। इस कारण क्या होता है कि कोई भी अन्य विचारधारा गठबंधन या पार्टी उभर कर सामने नहीं आ पाती। ड्यू टू दिस नो अदर आइडियोलॉजी अलायंस या पार्टी कुड नॉट एमस, यानी कि नहीं आ सकती, पहली बात तो ये। दूसरा, मतदाताओं के पास भी एक ही दल को समर्थन देने के और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। जो वोट देने वाले वोटर हैं उनके सामने भी एक ही पार्टी है, किसी को वोट करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, तो वो भी गलत है।
फिर तीसरा, दल प्रभुत्व की प्रणाली में राजनीतिक तानाशाही को बल मिलता, बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप वाज आल्सो सिस्टम ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। और फिर क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास भी होता है, बिल्कुल सही बात, लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास होगा, लोग जैसे तानाशाही करेंगे जैसा राजा शासन में पहले होता था। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये अब लिखना है, थोड़ी अच्छी बात है। वो तो थोड़ी सी बताई कि खराब होता है, हम मानते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ कि एकल पार्टी प्रभुत्व प्रणाली भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक क्षेत्र को सुदृढ़ यानी मजबूत बनाने में योगदान रहा है। मतलब इंडिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर इंडियन पॉलिटिक्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिंगल पार्टी डोमिनेंस सिस्टम एज, क्या क्या देखो कैसे अच्छाई पर बता रहे हैं। क्या हुआ था कि हमारे जो सिंगल पार्टी सिस्टम था, इसने भारतीय लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने मतलब मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की। इट हैज़ प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग इंडियन डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। उस टाइम पर तत्कालीन मतलब उस तत्कालीन भारत में लोकतंत्र और संसदीय शासन अपनी शेषावस्था में था। मतलब हम नए नहीं थे, शेषावस्था का मतलब है हमारी शुरुआत थी डेमोक्रेसी में, शेषावस्था में था। यदि इसी समय एकल पार्टी प्रभुत्व नहीं होता तो सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा हो जाती और जनता का विश्वास लोकतंत्र से उठ जाता। अगर बहुत सारी पार्टियां आ जाएगी, छोटी छोटी, ज़्यादा पार्टियां आना भी अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा पार्टियां आ जाएगी तो भी देश का टुकड़े हो सकते हैं, ये भी एक बड़ा सिस्टम है। तो उस टाइम हम नहीं थे, लोगों को विश्वास नहीं होता, इसको दें इसको दें इसको दें, ठीक है, वो सिस्टम भी है। उस टाइम के जो मतदाता वोटर थे वो राजनीतिक रूप से इतने जागरूक भी नहीं थे, वो जानते भी नहीं थे क्या होता है वोट, कैसे होंगे। अभी तो सब कुछ जानते हैं, उस टाइम इतना नहीं थे। मात्र 15% लोग ही तो एजुकेटेड थे, मात्र 15% शिक्षित लोग थे। और मतदाताओं में कांग्रेस के प्रति विश्वास था उस टाइम पर, क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम से लोग जीते हुए लोग आ रहे थे। इसी विश्वास ने लोकतंत्र मजबूत बनाया। चौथा, प्रभुत्व प्राप्त स्थिति होने पर भी विपक्षी दलों को सरकार की आलोचना का अधिकार था। यह बात बहुत बड़ी चीज है कि जो पार्टी जीत गई, फिर भी आप जैसे सारी की सारी कांग्रेस पार्टी के बंदे हैं, तो आप ही सोचोगे कि फिर ऑपोजिट बोलने वाला होगा कौन। तो लोगों को अधिकार है भाई, जिस एमएलए को या किसी एमपी का ऐसा लगता है कि नहीं हमारे वहाँ पर अच्छा काम नहीं हो, तो वो बोल सकता है, मतलब वो विरोध कर सकता है, जनता का जागरूक बन के भी वो सेवा कर सकता है। तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो कोई टेंशन नहीं है, एकल पार्टी हो जाए। तो इसलिए हमारे इंडिया के अंदर ये पार्टी अच्छी थी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन अपना, कांग्रेस पार्टी की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी। पहला तो ये कि कांग्रेस पार्टी की जो गठबंधन, ये हालांकि अपन ने पहला पढ़ लिया, गठबंधन प्रकृति थी इनका। जो कांग्रेस का है वो इसका मेन जो है वो कोएलिशन कैरेक्टर था, मतलब ये सभी को साथ लेके चलती थी, छोटी बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन बना लेती थी। और गठबंधन की नमनीयता ने अतिवादी रुख को दूर किया। गठबंधन की विशेषता सुलह समझौते के रास्ते, मतलब ये हमेशा चलना, सबका सभी को साथ लेके चलना, और सुलह की नीति जानते हो ना, मतलब आपस में जो भी विवाद डिस्प्यूट उसको बैठा के सुलझा देना। दूसरा, कांग्रेस की गठबंधन प्रवृत्ति ने विपक्ष के सामने कठिनाई उत्पन्न कर दी। विपक्ष की विचारधारा तथा कार्यक्रम को कांग्रेस तुरंत समावेशित कर लेती थी। किसी भी राजनीतिक दल का गठबंधन स्वभाव आंतरिक मतभेद के प्रति सहनशीलता रखता था। मतलब जो भी विपक्ष आइडियोलॉजी होती थी, ये मतलब हर किसी को साथ लेके, हर किसी आइडियोलॉजी को साथ लेके उसका सम्मान लेके चलती थी। इसलिए जो अपोजिशन पार्टियां होती थी उनके सामने दुविधा खड़ी हो जाती थी, लेकिन कांग्रेस की अच्छी बातें हैं। तीसरी, गठबंधन प्रकृति विभिन्न समूह तथा नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी समावेशित करने की क्षमता रखती है। कांग्रेस ने आज़ादी के समय तथा आज़ादी के बाद राजनीतिक नमनीयता तथा सहनशीलता को कायम रखा। गठबंधन प्रकृति के कारण यदि कोई समय पार्टी के नजरिए से अथवा सत्ता में प्राप्त अपनी भागीदारी में अप्रसन्न हो, तब भी वो पार्टी में बना रहता है। ऐसे हालातों में वह पार्टी को छोड़कर विपक्षी भूमिका अपनाने की जगह अपनी पार्टी विद्यमान किसी दूसरे से लड़ने को बेहतर समझता है। ये चीज़ है, मतलब अगर खुद की पार्टी में ऐसा लग रहा है कि नहीं यार काम सही से नहीं हो रहा, या फिर हमारे क्षेत्र में या फिर मेरे को अच्छा पैसा नहीं मिल रहा कि मैं सेवा कैसे करूं, या फिर मैं जिस क्षेत्र का एमएलए हूं वहाँ पर अच्छा पैसा नहीं हो रहा, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो, तो वो पार्टी के अंदर विरोध कर सकता है। ऐसा नहीं कोई दूसरी पार्टी छोड़ के चल जाएगी, उसको विरोध करने की छूट है कि हाँ आप बोल सकते हो कहीं गलत काम। तो ये छोटा सा कैप्सूल है आपके पॉलिटिकल साइंस का, जो अपना जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, वो अपना कंप्लीट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, जो अपने बहुत ईजी वे में इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये थी अपनी इंडियन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2, जो कि आज कैप्सूल उसका कंप्लीट, ठीक है, ओके।